पिछले जो इक्वेशन में पढ़े थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पढ़े थे और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोनों रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रल रेट ला इक्वेशन क्या होता है भैया? A0 माइनस AT इक्वल टू KT। यही तो था ना भाई। यहां पर जब हम टाइम ऑफ कंप्लीशन निकाले थे कि अगर हम T को 100% मान लें, T 100% का मतलब कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यही था ना। तो आप यहां पर क्या करते थे भैया? A0 ये हो गया 0, बचा हुआ अमाउंट क्या हुआ? 0, खत्म हो गया। इक्वल टू क्या हुआ भैया? K इंटू T 100%। ओके, तो T 100% इक्वल टू हो जाएगा A0 अपान K। ये इक्वेशन हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, बात स्पष्ट है। यहीं पर हम लोग कहे थे अगर A0 को हम मोल के टर्म में बात करें, यही A अपान क्या होता था? K। ये TC क्या है? टाइम ऑफ कंपटीशन नहीं बेटा, कंप्लीशन, कंप्लीट होने का टाइम। ओके, अब आइए जरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम देखते हैं ये कब कंप्लीट होगा। इनके कंप्लीट होने का टाइम क्या है? जो इनिशियल वैल्यू होगा उसमें आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट K से क्या कर देंगे? डिवाइड। क्या पता चल जाएगा भैया? उसका टाइम ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीट होने का टाइम। स्पष्ट हुई बातें? जरा आगे आए भैया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आ जाइए। T इक्वल टू 1 अपान K नेचुरल लॉग A0 अपान AT। अरे भाई हम नेचुरल लॉग लिख दे रहे हैं, कोई गुनाह तो कर नहीं रहे हैं यहां पर। 2.303 कुछ लोग ढूंढ रहे हैं ऊपर, चलिए ढूंढ रहे हैं तो हम लिख दे रहे हैं उनके टर्म में भी। 2.303 अपान K लॉग बेस 10 A0 अपान क्या हो जाएगा? AT। अगर हम यहां पर T को TC ले लें, मतलब कहने का बात 100% अगर हम मान के चले साहब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रहा होगा तो उस समय टाइम क्या लग रहा होगा? क्लियर? तो जब आप T 100% आप यहां पर लेंगे बेटा, ये हो जाएगा 2.303 अपान के लॉग A0 अपान क्या हो जाएगा? 0। 0 से किसी संख्या में अगर आप डिवाइड करते हैं और इनफाइनाइट से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनफाइनाइट, तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? सीधे इनफाइनाइट। सवाल क्या उठा? सवाल क्या पूछा जा सकता है कि वह टाइम बताइए जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होता हो। तो कौन सा टाइम है? इनफाइनाइट। वह टाइम बताइए जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होता हो, A अपान A। बात स्पष्ट हुआ? तो जहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म हुआ है वहां पर शायद ये बात दिया नहीं गया है आपके शीट में, हमारी तरफ से आप अपनी शीट में मेंशन कर लें, कॉपी में लिख लें। फर्स्ट एमडल वाले बैच को लिखवाया गया था, लेकिन टीटीएस वाले बैच में बात लिखवाया नहीं गया था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए कहीं है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अरे देवी फर 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 पेज पलट मिल गया। हाँ ठीक, एक पेज और पलटो, एकदम नीचे देखिए जगह होगा, पेज नंबर खोल बेटिए, खोलो खोलो खोलो, पेज नंबर 9 पे देखिए नीचे जगह होगा, नीचे जगह है ना, वहीं पे लिख लीजिएगा। वहीं पर लिख लीजिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड एट इनफाइनाइट टाइम, या ऐसे लिख सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनफाइनाइट, या ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड, या कह सकते हैं इट फॉलोज एक्सपोनेंशियल ग्राफ। रेडियो एक्टिव रिएक्शन कौन से ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं। बात स्पष्ट हुआ? चीजें क्लियर हुई? छापा मारे फट से भैया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कौन कौन सा रिएक्शन देखे थे? N2O5 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, H2O2 का ऑटो डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। H2O2 का आप कैसे निकालते थे? रेट कांस्टेंट के काइनेटिक्स कैसे ज्ञात करते थे? टाइट्रेशन करा करके। किससे टाइट्रेशन कराते थे? KMnO4 से आप टाइट्रेशन कराते थे। फार्मूला क्या होता था? V0 अपान VT।
ओके, उस केस में आप टाइट्रेशन लेकर चलते थे जब सब्सटेंस हमारा लिक्विड होता था। बजा हम भी सकते हैं बेटा, बंद कर लो जिसकी बज रही हो। और आगे सुनिए, जब आप बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को लेते थे या वहीं पर आप अमोनियम नाइट्राइट को लेते थे, उनको आप तोड़ते थे, वो सॉलिड होते थे, हीट करते थे, प्रोडक्ट क्या बनता था? N2 गैस बनता था। इनकी काइनेटिक्स हम लोग कैसे निकालते थे? N2 गैस का वॉल्यूम NTP पर मेजर करके। और इसके लिए फार्मूला आप क्या निकालते थे जरा बताइए? K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग V इनफाइनाइट अपॉन V इनफाइनाइट माइनस VT। याद आया? एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप एस्टर का भी खेल आप खेले, हाइड्रोलाइज कराए, उनका आप काइनेटिक्स कैसे ज्ञात करते थे? टाइट्रेशन करा करके। किसके साथ टाइट्रेशन कराते थे? जो प्रोडक्ट में एसिड बनता था उसका टाइट्रेशन आप एल्कली के साथ कराते थे। फार्मूला क्या इसके लिए निकल करके आता था? K इक्वल टू 1 अपॉन, नेचुरल लॉग के टर्म में भी कह सकते हैं, तो K इक्वल टू 1 अपॉन T नेचुरल लॉग। आगे बोलिए, V इनफाइनाइट माइनस V नॉट अपॉन V इनफाइनाइट माइनस VT। इसी को जब आप पलट देते थे तो ऑप्टिकल रोटेशन वाले हम लोग आते थे, सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस पढ़ते थे, यहां पर V इनफाइनाइट माइनस V नॉट था, ऊपर क्या हो जाएगा? R नॉट माइनस R इनफाइनाइट अपॉन RT माइनस R इनफाइनाइट। याद है ना फार्मूला? यहां तक हम लोगों ने चर्चा किया आपके पर्चा में। वहीं पर देखिए नोट में कुछ बातें लिखी गई होंगी कि जो सब्सटेंस हम एक्सेस में लेकर के चलते हैं उनके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होता है। जो सब्सटेंस हम एक्सेस में लेकर के चलते हैं अगर उनका आप कंसंट्रेशन बढ़ाएं या घटाएं, रिएक्शन की अभिक्रिया के रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात स्पष्ट हुआ? वहीं पर देखिए कुछ और भी बातें की गई होंगी और वहीं पर बताया गया होगा आपको कि यदि किसी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी 2 है और ऑर्डर अगर 1 है तो ऐसे रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, और कहा जाएगा स्यूडो मोनो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम ना हो तब उसको कहा जाता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अगर मॉलिक्युलरिटी 2 और ऑर्डर 1 है तो उसे स्यूडो मोनोमॉलिक्यूलर कहा जाता है या स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल इसमें पहला एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, दूसरा एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, और तीसरा एक और इसी में एग्जाम्पल दिया गया है, जरा देखना, एथिलीन का हाइड्रोजनेशन कराए हैं वो, ठीक है, और बनाए क्या है ये? CH3 CH3। इन तीनों ही रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 2 है लेकिन ऑर्डर इनका 1 है। तो तीनों रिएक्शन में एक ऐसे लिखा गया, एक ऐसे और नीचे ऐसे, तो उसको ऐसे बंद कर लीजिएगा ताकि पता चले कि हाँ ये सब स्यूडो मोनो मॉलिक्यूलर वाले रिएक्शन। यहां पर H2 किस में लिया गया बेटा? ये एक्सेस में। इन दोनों रिएक्शन को हम पीछे आपको जस्ट दिखाई चुके हैं जिसमें H2 एक्सेस में लिया गया था। बात स्पष्ट हुई? बातें क्लियर हुई यहां तक बातें? वहीं पर अच्छा, ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है, जिनके पास किताब होगा जाकर के उसमें घर पे देखेंगे। वहां पर ये एथिलीन का, एल्कीन का जब आप हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो H2 किस में लिया जाता है? एक्सेस में। इनके कंसंट्रेशन चेंज करने से रिएक्शन के रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ इन्हीं के कंसंट्रेशन चेंज करने से पड़ेगा। इसीलिए रिएक्शन कैसा हुआ है? फर्स्ट ऑर्डर का। क्योंकि 2 सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। तो ऐसे रिएक्शन को स्यूडो मोनो मॉलिक्यूलर या स्यूडो यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन हम लोग कहते हैं। स्पष्ट? अब वहीं पर देखिए धीरे से किनारे वही लिखा गया है कि अगर मॉलिक्युलरिटी 3 हो और ऑर्डर 2 हो तो ऐसे रिएक्शन को स्यूडो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। बात स्पष्ट हुआ? बातें क्लियर हुई क्या? अब हम लोग सेकंड ऑर्डर की तरफ चल सकते हैं। हालांकि डिटेल स्टडी सेकंड ऑर्डर का आपके सिलेबस में नहीं है, तब भी इसलिए बात कर ली जा रही है कि थोड़ी सी हम आपको आपके स्तर से हल्का सा एक आध लेवल लेकर जाएंगे, इसलिए क्योंकि सवाल सेकंड ऑर्डर से भी पहले पूछे गए हैं, गाइडों में क्वेश्चंस उसके भी दिए गए हैं, लेकिन थर्ड ऑर्डर का नहीं लिखवाएंगे। सेकंड ऑर्डर को थोड़ा सा हम खाली बस बता करके निकल लेंगे। एग्जाम्पल उसके जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, एक रिएक्शन उसकी मॉलिक्युलरिटी 10 है जबकि ऑर्डर उसका खाली 2 ही है। आपकी एनसीईआरटी किताब में है आयरन वाला एग्जाम्पल, हम इसमें दिए हैं भी, उस एग्जाम्पल को दिखाते हैं। तो अगर उस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल को दर्शाए हैं तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन से हो सकता सवाल भी
पूछ लें, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की बातों की है तो सेकंड ऑर्डर की थोड़ी सी बात हम लोग हल्का सा कर लेंगे यहां पर भैया। तो आइए जरा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में चलते हैं हम लोग। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं बेटा? वो रिएक्शन जिनके रिएक्शन का रेट दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन के चेंज करने से चेंज होता है। ऐसे रिएक्शन को हम कौन से रिएक्शन कहते हैं भैया? पढ़ लीजिए जरा, रीडिंग लगा लीजिए एक तरफ से करें। व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज सोर। पहला पढ़े थे जोर, अब पढ़ रहे हैं सोर, SOR, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब जरा देखना भैया यहां पर, ये A है, ये B है, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं P। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं भैया। जब t इक्वल टू 0 टाइम था तो उस समय इसका वैल्यू हम A लिए थे, इनको भी A ले लिए थे, ठीक है? या इसको कह सकते हैं A0 ले लिए थे, ये भी A0 ले लिए गए होंगे, ठीक है? जब t इक्वल टू t टाइम पर हम आए होंगे तो हम AT इक्वल टू क्या बचा? A माइनस एक्स, ये भी बचा कितना? A माइनस एक्स। अच्छा, ये बदल भी सकते हैं आप, ये वैल्यू भी बदलेगा, तो हम बहुत ज्यादा एंट्री नहीं कर रहे हैं अंदर। जब आप इसको A माइनस एक्स कहेंगे ये, तो ये बचेगा B माइनस एक्स। मान लीजिए अगर B होगा तो B माइनस एक्स होगा। बात समझ में आ रही? तो हम बहुत इसमें इंटर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस में आपके डिटेल में नहीं, हम पढ़ाया करते थे पूरा एकदम अंदर डिटेल तक, पूरी इसके सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पूरी गाथा गाया जाता था जब क्वेश्चन पूछे जाते थे। एम्स वगैरह में पहले सवाल आते थे, क्योंकि अब सवाल प्योरली आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर आ गए हैं। थोड़ा बहुत खाली एनसीईआरटी दाएं बाएं वो चलते, तो उतने हम भी चलेंगे, उतने ही सिर्फ दाएं बाएं। जब डिटेल में आता तो डिटेल में पढ़ाया जाता था, अब जब सिलेक्टेड आता तो सिलेक्टेड पढ़ाया जाएगा आपको। अब अगर इस रिएक्शन का हम लोग डिफरेंशियल रेट ला इक्वेशन निकालें इसका, माइनस DC अपॉन DT, तो क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के, ये हो जाएगा A0, ये भी हो जाएगा A0। सीधे हम क्या लिख सकते हैं? A0 का स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हैं रेट इक्वल टू माइनस DC अपॉन DT इक्वल टू रेट कांस्टेंट A माइनस एक्स। A माइनस एक्स चाहे दो बार लिखें और चाहे इसका स्क्वायर लिख दें। अगर ये अलग होते, B होते, ये A होते, तब आप A माइनस एक्स डॉट B माइनस एक्स तब आप लिखते। जैसे मान लीजिए किसी दिमाग में बात आए सर जी आवश्यक थोड़े दोनों के मोल बराबर दिए जाएं, तो हम तो तुरंत कहते हैं भैया इस सिलेबस में नहीं तो का सवाल कर रहे हो। लेकिन अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक से थोड़ा सा उसको पढ़ ही लें, जानकारी आपको पूरी रहे। तो ये इनका कौन सा इक्वेशन निकल करके आए बच्चों? डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब। जरा इनकी यूनिट निकाल ली जाए। यूनिट जब आप निकालेंगे तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो इसका यूनिट होता है मोल अपॉन लीटर डॉट टाइम इक्वल टू रेट कांस्टेंट के डॉट मोल अपॉन लीटर का होल स्क्वायर। स्क्वायर यहां से और मोल पर लीटर यहां से कटे। ओके, तो यूनिट ऑफ के फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट ये इक्वल टू हो जाएगा भैया क्या? लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। कुछ क्लियर हुआ? कुछ स्पष्ट हुआ? निकल जाएगा। अभी आपको फार्मूला लिखवा दिया जाएगा रेट कांस्टेंट के nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर यूनिट आपसे पूछा जाए तो फार्मूला आपके एनसीईआरटी की किताब में भी दिया गया है, वो हम आपको लिखवाएंगे भी। और थर्ड ऑर्डर का पूछा भी गया है रेट कांस्टेंट के की यूनिट। जो लोग गाइड के सवाल कर रहे होंगे उनको सवाल दिख भी गया होगा, तो चूंकि अभी पूरा पढ़ा दिया जाएगा तब सवाल इजीली एकदम लग जाएंगे। अभी देखना बड़े बड़े सवाल, अभी उसको एक एक लाइन में हम निकलवाएंगे सवाल को, ट्रिकी मेथड से भी सब। कई इसमें बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं और तुरंत तुरंत के तुरंत निकलते हैं। बस थोड़ा सा आप उसके प्रति एग्रेसिव रहें सवाल करने के प्रति, मतलब उदासीन न रहें। उदासीन एकदम न्यूट्रल है, सवाल ही नहीं लग रही। आइए यहां पर इनका इंटीग्रल रेट ला इक्वेशन जरा निकाल लिया जाए। इंटीग्रल रेट ला इक्वेशन देखिए, के इक्वल टू 1 अपान टी होगा, 1 अपान ए माइनस एक्स माइनस 1 अपान ए। तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, के इक्वल टू 1 अपान टी 1 अपान ए टी माइनस 1 अपान क्या है? क्लियर? इनका अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, इसी चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे भी लिख सकते थे आप। के इक्वल टू 1 अपान टी 1 अपान ए माइनस एक्स माइनस 1 अपान, चाहे मोल के टर्म में लिखें और चाहे कंसंट्रेशन के टर्म में लिखें,
अक्सर हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में ही बात करते हैं, उसी टर्म में हम ज्यादातर ग्राफ अपने खींच भी रहे हैं, तो उसी टर्म में हम ग्राफ भी प्लाट कर लेते हैं इनके। तो जब टी को आप इस तरफ ले जाओगे, ये हो जाएगा 1/80, हम इसको इस तरफ, और ये इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा KT 1/A0, और प्लस क्या हो जाएगा K इंटू टी, ये हो गया y इक्वल टू C प्लस m डॉट x। ग्राफ प्लाट कर लीजिए फट से ही, देखिए बगले में निपटा लीजिए। नीले से लिखता हूं, नीला साफ दिखता नहीं। ये देखें जरा इधर, 1/80 हुआ, यहां हो गया t। स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट तो दोनों पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव हुआ, यहां से यहां तक इंटरसेप्ट हुआ भैया, इंटरसेप्ट हो जाएगा 1/A0। ये थीटा हुआ, यही tan थीटा निकाल देंगे तो स्लोप बन करके आ जाएगा, और स्लोप की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यही। कुछ स्पष्ट हुआ देवी? ना स्पष्ट हो रहा तो आप वहां जाके बैठ जाइए बीच में, सिंहासन उठा लीजिए वहां से अपनी, ले चलिए बीच में रखिए वहीं। ये क्लियर हुआ बेटा? चीजें स्पष्ट हुई? बोले कुछ पूछना इसमें? कुछ नहीं पूछना, आगे पढ़िए जरा, इस रीडिंग लगाइए फटाफट, जल्दी जल्दी। ग्राफ खींच गया। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए भैया। एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए कि जितने भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हैं वो फर्स्ट ऑर्डर, और जितने बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हैं वो, एग्जाम्पल नीचे देखिए दे भी दिया गया है, एस्टर लगा, NaOH लगा, साल्ट बने और CTOH5OH। इनकी मॉलिक्युलरिटी भी 2 है और ऑर्डर भी 2। हम लिख नहीं रहे हैं बार बार इस पर, ओके, कि कई बार पीछे बता चुके हैं हम आपको, और ये भी बताए थे कि बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इरिवर्जिबल होता है और एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर रिवर्जिबल होता है। क्लियर? दूसरा एल्डोल कंडेंसेशन और क्लेजन है, क्लेजर नहीं है, क्लेजन कंडेंसेशन, CLAISEN, क्लेजन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। जितने भी एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन है सब बेसिक मीडियम के, सब के सब कैसे हैं? सब के सब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो जब एल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां पढ़ाया जाएगा तो वहां कंडेंसेशन की पूरी प्रक्रिया, पूरी मैकेनिज्म, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, सब कुछ वहीं पर डिस्कस किया जाएगा। वहीं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन भी आपको दर्शन कराया जाएगा। क्लियर? इसी में देखिए पीछे हमने आपको पढ़ाया था कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन मेटल की उपस्थिति में 0 ऑर्डर होता था, HI का डिकम्पोजिशन मेटल की उपस्थिति में 0 ऑर्डर होता था। HI के केस में आप मेटल कौन सा लेते थे? गोल्ड, और अमोनिया केस में प्लेटिनम लेके चलते थे, और जब आप वहीं से मेटल हटा देते थे तो क्या बन जाता था? देखिए एग्जाम्पल यहां दे दिया गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के, ओके। और एक रिएक्शन और नीचे लिखा गया है, चौथा रिएक्शन, उसके पहले 4 नंबर डाल लीजिएगा और उस पर टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि आपके NCERT का एग्जाम्पल है ये। अब देखिए इसकी मॉलिक्युलरिटी देखिए कितनी है, गिनिए टोटल 10। हमने कहा था कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होंगे जिनकी मॉलिक्युलरिटी आपको 10 दिखेगी लेकिन उतना ऑर्डर निकल कर नहीं है। तो ऑर्डर इसका कितना हुआ? 2। ये याद रखिएगा इस रिएक्शन, क्योंकि आपके NCERT की किताब में दिया गया, बगल में लिख लीजिएगा सौजन्य से NCERT, कहीं के लिखा नहीं रहता बोर्ड वोर्ड पे। क्लियर? आइए भैया अब हाफ लाइफ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए भैया जरा इंपॉर्टेंट पोर्शन इसका जरा देख लें। मोस्टली क्वेश्चन इधर ही से बनते हैं सारे, इधर तो सब फार्मूला बेस्ड आते हैं, इधर थोड़े से कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं, आपको फंसाते हैं, नचाते हैं, घुमाते हैं। लेकिन इतना आप जान लें कि जितना वो नचाएंगे उससे ज्यादा आप नाचेंगे। क्यों? क्योंकि नाचने की हर स्टेप आपको पता चल चुका रहेगा। हम आपको पढ़ाना सिखा रहे हैं, नचाना नहीं। आइए हाफ लाइफ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम लोग सबसे पहले हाफ लाइफ क्या होता है इसके बारे में जरा जान लें। और आज से नहीं, बचपन से आप पढ़ रहे होंगे, अब तो उम्र 55 का हो गया है, बचपन से आप पढ़ रहे हैं कि हाफ लाइफ किसे कहते हैं। कोई बच्चा बताएगा क्लास में हाफ लाइफ किसे कहते हैं भैया? बोले भाई हाथ उठाएं जल्दी से, हम अकेले हाथ उठाए हैं। चलो बच्चा बैठा है, खड़े हो बेटा जल्दी से बता। और भाई कोई? आप समझ गए तुम्हारी बात, हम समझ गए। बैठ जा बेटा, अच्छा बच्चा है, तुरंत बता दिया। चल लड़की बता। हाफ हो जाता है, वेरी गुड। और भाई कोई? हाँ वेरी गुड। क्या नाम बिटिया तुम्हारा? काशिफा, बहुत अच्छी बच्ची, देखो तुरंत बता दिया। और भाई कोई? बोले जरा जल्दी से भाई।
हाफ लाइफ किसे कहते हैं? हाफ लाइफ दो तरीके से आप रटते हैं बचपन से। अच्छा, टीचर क्यों उस टाइप से रटवा देता? क्योंकि उसको इजीली फील होता कि हाँ बच्चे के दिमाग में चला गया, स्मूथली छोड़ो आगे हटाओ। तो बच्चा क्या रटता है? हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें या जिस टाइम में कोई सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाए, इसी को हाफ लाइफ कहते हैं। बिल्कुल ये सही है, 100% सही डिफिनीशन। लेकिन हम आपके डिफिनीशन को थोड़ा सा चेंज कराना चाह रहे हैं। आप इसको ऐसे ना रटें कि वह टाइम जिसमें कोई सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाए, तो उसे कहा जाता है टी हाफ। तो हम तुरंत कहेंगे भैया बताओ टी फोर्थ किसे, टी वन फोर्थ किसे कहते हैं? तो फिर आप तुरंत कहेंगे कि वह टाइम जिसमें कोई सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का 1/4 रह जाए। अब यहां गलत हो गया डिफिनेशन। बात स्पष्ट हुआ? हम आपसे कहेंगे साहब टी 3/4 क्या है? तो आप कहेंगे साहब कोई सब्सटेंस अपने अमाउंट का 3/4 रह जाए, वही टाइम टी 3/4 कहलाता। बिल्कुल गलत। बात स्पष्ट हुआ? अब आप दूसरी तरीके से डिफिनेशन को याद करें तो कभी आप गलत नहीं होंगे, कभी सवाल गलत नहीं होगा, हमेशा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट निकल करके आएगा। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज और परेशान रहते हैं। टी हाफ कौन सा टाइम है? वह टाइम जिसमें कोई सब्सटेंस आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी रिएक्शन कितना कंप्लीट हो रहा है? 50% कंप्लीट हो जाए। वह टाइम जिसमें कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, उस टाइम को टी हाफ कहते हैं। तो टी 1/4 किसे कहते हैं? वह टाइम जिसमें कोई रिएक्शन 1/4 कंप्लीट हो जाए। अगर 1/4 कंप्लीट हो रहा तो प्रोडक्ट में कितना गया? 1/4। अगर यहां पर आप देखें तो एटी कितना बचेगा? A0/2। बोले भाई, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां एटी कितना बचेगा? इनिशियल अमाउंट था ये, ठीक, गया कितना भाई? हाँ, तो यहां 3 कितना बचेगा? 3 से हमारे अगर इनिशियल अमाउंट 1 था, रिएक्शन कंप्लीट कितना हुआ? 1/4, यानी प्रोडक्ट में कितना गया? 1/4। तो 4 × 4 3, 3/4 बचा। अगर आपसे कहा जाए भाई टी 3/4 क्या होता है? तो वह टाइम जिसमें रिएक्टेंट 3/4 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, या रिएक्शन 3/4 कंप्लीट हो जाए। तो जितना कंप्लीट होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा। तो 3/4 कंप्लीट का मतलब प्रोडक्ट 3/4 बन रहे हैं। तो अगर प्रोडक्ट 3/4 बन रहा होगा तो रिएक्टेंट कितना बच रहा होगा? 1/4। तो एटी कितना हो जाएगा? 1/4। बात खोपड़ी में गई। तो आपको हाफ लाइफ को जैसे हम बोले हैं वैसे आपको याद रखना है। देखिए इसमें हाफ लाइफ का डिफिनेशन तो नहीं दिया है, अच्छा दिए हैं। करें हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच रिएक्टेंट कंप्लीटेड 50%, दैट इज टू से अमाउंट रिमेन्स हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट। जो आप दूसरा डिफिनेशन रट रहे हैं इसी को आप पहले रटते थे, अब आपको डिफिनेशन चेंज करना होगा रटने का, याद रखने का। बात स्पष्ट हुआ? अब आइए जरा जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जरा खुशबू देख लिया जाए भैया, सूंघ लिया जाए खुशबू जरा इनकी क्या है। हम लोग सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन भैया पता है उसका इंटीग्रल रेट ला इक्वेशन A0 - AT = KT। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं भैया। तो A0 अगर हम T को T हाफ मान लें तो जो इनिशियल रिमेनिंग अमाउंट होगा वो कितना रह जाएगा? A0/2। यानी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गया। इसी को चाहे T हाफ कहें या इसी को T 50% कहें, बात एक ही है दोनों। तो A0 माइनस क्या हो जाएगा? A0/2। क्लियर हो रहा बिटिया? आइए, ये हो जाएगा K × T हाफ हुआ। A0 में से A0/2 घटाओगे तो A0/2 हो गया, इक्वल टू K × T हाफ। तो T हाफ इक्वल टू क्या निकल के आया भैया? A0/2K। चाहे इसको ऐसे लिखो और चाहे हाफ लाइफ इक्वल टू हो जाएगा A0/2K, चाहे इसको ऐसे लिखो T हाफ इक्वल टू A/2K। अगर हम कंसंट्रेशन की जगह पर मोल लिए होते तो A/2K आता। इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है रिलेशन। ये हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट के में रिलेशन क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्योंकि सिलेबस में आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बात स्पष्ट हुआ यहां तक? अब जरा इधर देखना, ये तो T 50% था। अगर हम T को T 75% ले लें
T75% ले लें। T75% का मतलब कि T को आप कह सकते हैं T34। तो अगर T34 आप लेते हैं तो बता सकते हैं कि रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, बोले रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ A0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं साहब। फिर रखिए फार्मूले में ले आकर के, तो A0 माइनस A0/4 इक्वल टू K इंटू T75%। हाथ उठाए जिनके समझ में ना आ रहा हो, कुछ क्लियर हो रहा है, बोले भाई। ये हो जाएगा A0 में से A0/4 घटाओगे 3A0/4 इक्वल टू K T75%। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं साहब, स्पष्ट हुई बातें। तो T75% इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 3/2 A0/2K। कोई दर्द, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको तोड़ दिया। इतने क्या कहेंगे, T75% इक्वल टू होता है 1.5 गुना ऑफ T50% के। ये रिलेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। सवाल पूछा गया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के T50% और T75% का रिलेशन कौन सा होगा। तो जो T½ होता है वो 1.5 गुना ऑफ, सॉरी T34 जो होता है वो 1.5 गुना ऑफ T½ के बराबर होता है। बात स्पष्ट हुआ। ये रिलेशन देखिए आपके बुकलेट में कहीं लिखा है, दर्शन हुआ। गोला बना लीजिएगा, रंग लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा, बक्सा बंद कर लीजिएगा, जैसे चाहे उसको रच लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर याद होती हैं तो बेस्ट है, नहीं याद होती तो निकाल लीजिएगा, वहीं ड्राइव कर लीजिएगा फट से, तुरंत जानकारी हुई। आगे आइए जरा भैया, जो जो रिलेशंस निकलते जा रहे हैं उन रिलेशंस को जरा हम ऊपर संवारते चल रहे हैं, लिखते चल रहे हैं इनको। रिलेशन क्या क्या निकल कर क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने क्या क्या देखा भैया, कि T½ इक्वल टू होता है A0/2K। एक रिलेशन आपने ये पढ़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। दूसरा रिलेशन आपने क्या पढ़ा भैया, कि T75% इक्वल टू 3/2 T50%। ये तो निकल कर क्या आया भैया। आइए जरा देखें, कुछ इसमें छूट उठ तो नहीं रहा है, एक बार दर्शन कर लिया जाए शीट में, कोई बात तो नहीं एक्स्ट्रा इसमें लिखूक दी गई है फालतू में, ठीक है। आइए अब अगर आप यहां देखें, इधर देखें जरा ध्यान से, ये जो हाफ लाइफ है A0 क्या है 2K, इसमें K क्या है, वो तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। आप इनिशियल मोल को घटा बढ़ा सकते हैं, 10 मोल डाल दें, 15 मोल डाल दें, हालांकि वो भी पूरे रिएक्शन थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है, लेकिन हम ऊपर से डाल तो सकते हैं, क्लियर। तो हाफ लाइफ क्या हुआ भैया, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन के। जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन, इनिशियल मोल, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता था। जबकि हाफ लाइफ इनिशियल मोल पर, इनिशियल कंसंट्रेशन पर, इनिशियल प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप कह सकते हैं कि हाफ लाइफ डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल मोल, इनिशियल प्रेशर, बट रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दीज फैक्टर्स। इन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप यहां ग्राफ छोटा सा प्लॉट करें हाफ लाइफ में और A0 में, तो देखिए सीधा ग्राफ जा रहा है। तो जहां यह लाइन लास्ट में इस पेज पर लिखा होगा, छोटा सा वहीं थोड़ा सा जगह बचा होगा, वहीं नीचे छोटा सा ग्राफ माइक्रोस्कोपिक बना लीजिए वहीं पर। आइए FOR फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, खूब ध्यान से फर्स्ट ऑर्डर को भी आप जान लें, जैसे भी जीरो ऑर्डर को आप समझ गए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई, ऐसे फर्स्ट ऑर्डर को भी एकदम दिमाग में बैठा लें अपने। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रल जो रेट ला इक्वेशन था वो T इक्वल टू 1/K नेचुरल लॉग A0/80 था। आप कहें गुरु जी ये कहां था, K इक्वल टू था। अब K इक्वल टू लिखो चाहे T इक्वल टू लिखो, बात तो एक हुआ। हम यहां T लिख दिए, यहां K लिख दिए, स्पष्ट। जरा इधर आइए, अगर हम T इक्वल टू
टी हाफ ले लें तो जो 80 होगा क्या हो जाएगा, a0/2 हो जाएगा। बोलिए होगा, रख लीजिए वैल्यू उठा करके, तो हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 1/k नेचुरल लॉग a0/2 कहां चला जाएगा, ऊपर, 1/k नेचुरल लॉग 2a0/a0, a0 क्या हो गया, सीधे सीधे फार्मूला पता चल गया कि टी हाफ इक्वल टू 1/k, या सीधे ऐसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग 2/k। देखिए कहीं इक्वेशन है आपके उसमें, है ना। आप कहेंगे गुरुजी इस इक्वेशन से क्यों आप हमको गुजार रहे हैं, इस पर भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब इसी नेचुरल लॉग को आप ऐसे लिख सकते हैं, टी हाफ इक्वल टू लॉग बेस ई 2/k, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ई को, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 के टर्म में आप लिख सकते हैं, तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग बेस 10 2/k। स्पष्ट हुई बातें। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2.303 इंटू 0.3010/k कह सकते हो, बोलिए। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करें 0.693/k, क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू 0.693/k। क्या आप बताएंगे इसमें कहीं कंसंट्रेशन टर्म है, नहीं साहब। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। उल्टा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है लेकिन हाफ लाइफ नहीं। जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन पर रेट नहीं डिपेंड करता लेकिन कंसंट्रेशन पर हाफ लाइफ डिपेंड करता है। यहां कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है लेकिन हाफ लाइफ नहीं। तो अब अगर आप इनका ग्राफ प्लॉट करें, आप ये देखना, ग्राफ बना है कि बनवाना पड़ेगा, कहां बना, अच्छा बना, ठीक। अब अगर आप यहां देखिए हाफ लाइफ ले लें और यहां देखिए नीचे कंसंट्रेशन ले लें, तो कंसंट्रेशन लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए हाफ लाइफ कोई फर्क पड़ रहा है, बोलिए। कभी भी अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे पैरेलल रिएक्शन के, ऐसे पैरेलल अगर रिएक्शन बने तो इसका स्लोप क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। ऐसे रिएक्शन का स्लोप क्या हुआ, जीरो। वहीं बगल में लिख लीजिएगा स्लोप जीरो, की सवाल पूछा गया है, इसका स्लोप कितना होगा, जीरो हो। बात स्पष्ट हुआ, ऐसे रिएक्शन के स्लोप जीरो। अब देखिए इसी में वो 75% की भी बात कर ले रहे हैं, तो चलिए बात कर लेने दीजिए अगर कर रहे हैं वो। तो जो जो रिएक्शंस के फार्मूले हमको, जिन जिन ऑर्डर के रिएक्शन के फार्मूले हमको पता चलते जा रहे हैं उनको हम ऊपर सजाते जा रहे हैं भैया। टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा नेचुरल लॉग 2/, ये फार्मूला हुआ। यही टी 50% इक्वल टू हो जाएगा सीधे, या टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 क्या हो जाएगा, या यही टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 2.303 log 2/k। सवाल इस रूप में पूछा जा चुका है, इस रूप में पूछा जा चुका है, इस रूप में पूछा जा चुका है, हो सकता है ऐसे भी पूछा जाए। तो हर रूप में देखने की आदत बनाए रखें, समझ रहे बात। आइए अगर हम टी 50% की बात करते, अगर हम टी इक्वल टू टी 75% ले लें, या कह सकते हैं टी 3/4 ले लें, तो बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा, 1/4 या a0/4 हो जाएगा। ये 3/4 का मतलब हुआ कि रिएक्शन 3/4 कंप्लीट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है 3/4 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर रिएक्टेंट 3/4 प्रोडक्ट में चला गया तो बचा कितना, 1/4, इनिशियल अमाउंट का 1/4 हो जाएगा। स्पष्ट हुई बातें। आइए जरा भैया यहां पर, अब यहां पर जरा वैल्यू उठा करके पुट करिए। टी 3/4 इक्वल टू हो जाएगा 2.303/k log a0/a0/4, 4 कहां चला जाएगा, ऊपर, इक्वल टू 2.303/k log 4, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 का पावर
2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2.303 log 2 अपान के इतनी वैल्यू क्या थी, ये देखिए ऊपर लिखा है टी हाफ। तो अगर ये टी हाफ भैया तो हो जाएगा 2 टी हाफ के। स्पष्ट हुई बातें? तो डायरेक्ट हम देखिए यहां लिख दे रहे हैं वैल्यू उठा करके यहीं पर कि टी 75% इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी 50%। जब किसका देखिए टी 75% इक्वल टू 3/2 ऑफ टी 50%। एकदम याद कर लें, जीरो ऑर्डर का 1.5 गुना 50% होता है T3/4 या T75%, और इसका 2 गुना होता है, और सेकंड ऑर्डर का 3 गुना होता है। सेकंड ऑर्डर का 3 गुना, चूंकि सेकंड ऑर्डर सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो आप फर्स्ट और जीरो पढ़ रहे हैं तो सेकंड को भी थोड़ा सा आप ज्ञान ले लीजिएगा। अब इसमें देखिए कुछ बातें और नीचे किए हैं, वही बात जो हम अभी जस्ट बोले हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन या मोल और प्रेशर, बट रेट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन और प्रेशर और मोल। अब यहां एक छोटा सा वो उदाहरण लिए हैं, रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा किए हैं, क्लियर बात? तो आइए जरा कर ही लेते हैं हम लोग भी फिगर उगर बना करके, ताकि अच्छे से आपके जहन में बात चली जाए, समझ में आ जाए बातें। चलिए भैया, जैसे कोई सब्सटेंस हम 1 ग्राम लिए, हाफ लाइफ कौन सा टाइम होता है? एक हाफ लाइफ में कितना रह जाएगा ये, दूसरे हाफ लाइफ में, तीसरे हाफ लाइफ में, चौथे हाफ लाइफ में 1/60। बात स्पष्ट हुआ? तो यहां से यहां तक जो टाइम लगा ये टी हाफ है, इसे टी हाफ कहें और चाहे टी 50% कहें। बात स्पष्ट हुआ? क्लियर बात? अब टी 50% में अगर आप यहां पर देखेंगे कि अमाउंट कितना बच रहा होगा, तो टी 50% हुआ ये एक हाफ लाइफ। अब अगर आप यहां से यहां तक चले, देखें नीचे लेके जा रहे हैं, ऊपर से लेके जा रहे हैं, ऊपर से लेके जा रहे हैं, ये इधर ले गए, ठीक है? एक हाफ लाइफ ये, दूसरा हाफ लाइफ ये, तीसरा हाफ लाइफ ये, चौथा हाफ लाइफ ये। तो यहां से यहां तक जब आप जाएंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? T3/4 कहा गया। और T3/4 क्या होता है भैया, बोले कितने हाफ लाइफ के बराबर आ रहा है? अबे अभी ऊपर लिखा गया है T75 इक्वल टू, तो एक हाफ लाइफ ये, एक हाफ लाइफ ये, तो कितना हुआ? 2 हाफ लाइफ के हुआ। बात स्पष्ट हुआ? अब यहां से जरा यहां तक चले, चलिए ये देखना T कितना हो जाएगा। अब अगर 1/8 बच रहा है तो आगे गया कितना? 7/8। इसी को T 87.5% कहा जाएगा। और T 87.5% कितने हाफ लाइफ के हो जाएगा? 3 हाफ लाइफ के हुआ। कोई दिक्कत? निकाल के चेक कर लीजिएगा, अभी निकालने का तरीका भी आपको बता देते हैं। इधर देखना जरा भैया, यहां T 15/16 या T 93.75%, ये कितने हाफ लाइफ के होगा? 4 हाफ लाइफ के बराबर। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या किसी को? तो ये थ्योरेटिकल बात की गई, निकालने तो आप हर स्टेप से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हर स्टेप को आप निकाल सकते हैं। ध्यान दें, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, इनफाइनाइट टाइम लेता है कंप्लीट होने में। तो इसीलिए हम लोग इसका टाइम नहीं निकालते कि भैया कितना टाइम लगा रिएक्शन होने में, हम इसका एवरेज लाइफ निकालते हैं, एवरेज टाइम निकालते हैं। उसी को एवरेज लाइफ टाइम कहा जाता है, उसी को नेचुरल लाइफ टाइम भी कहा जाता है। बात स्पष्ट हुआ? तो इसने देखिए स्टेटमेंट दिया है कि सिंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिक्वायर्ड, कामा लगाइए वहां, सिंस फर्स्ट, अच्छा इसी में देखिए T 99.9% T 50% का रेशियो भी पूछ लिए हैं। तो चलिए इसको पहले निकाल देते हैं, नहीं छूट जाएगा ये, तो फिर नीचे हमको बताना पड़ेगा। अब उसी पे हम आ रहे हैं नेचुरल लाइफ पर। पहले इसको इस समझ गए बेटा? आप स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई बातें? आइए जरा आगे आते हैं भैया, इधर देखना। एक चीज आप इसमें जान लें कि जैसे T इक्वल टू होता है 2.303 अपान के log A0 अपान 80। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फ्रैक्शन के
टाइम का रेशियो आपसे पूछा जाए, सवाल ऐसे पूछे साहब कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, 1/4 होने में 15 मिनट लगा, तो बताओ 4/5 होने में कितना परसेंट, मतलब कितना टाइम लगेगा, या 3/4 होने में कितना टाइम लगेगा, या ऐसे कैसे आप 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है 20 मिनट में, तो बताओ 99% कंप्लीट होने में कितना लगेगा, 93% कंप्लीट होने में कितना लगेगा, 94% कंप्लीट होने में कितना लगेगा, 80% कंप्लीट होने में कितना लगेगा। तो रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर ही है ना, बोले तो चेंज यहां क्या होगा, ये तो चेंज होगा नहीं, ये चेंज होगा। और तो अगर आप रेशियो निकालते हैं, दो कंसंट्रेशन चेंज करने का, दोनों के टाइम का रेशियो निकालते हैं, तो उसके लिए फार्मूला देखिए ऐसे लिखिएगा, T1/T2 इक्वल टू log A0/80, फर्स्ट का केस अपॉन log A0/80 सेकंड का केस, या आप ऐसे लिख लीजिएगा T2/T1 इक्वल टू A0/80 सेकंड केस अपॉन A0/80 फर्स्ट केस। इस फार्मूले को कहीं आपके पास जगह हो, जरा इसको निचोड़ लें पहले वहीं, क्योंकि ये फार्मूला दिया नहीं गया है आपके शीट में, इस फार्मूले पहले लिख लीजिए, क्योंकि अभी हम सवाल जब कराते हैं न्यूमेरिकल में, देखिए इसमें अगला केस जो इसमें दे रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि बताओ T 99.9% और T 50% का टाइम का रेशियो क्या होगा, या पूछ लिया जाएगा T 99.9% इक्वल टू कितने T हाफ के, कितने T 50% के, 10 होगा कि 10 टनाटन होगा, उसको भी निकाल लिया जाता है भाई, दिक्कत किस बात की। ये देखना T 99.9% समझ लीजिए अच्छे से पहले, और T 50% लिखा तो सब है बुकलेट में, समझ में आ जाता तो आज खर्राटे भर रहे होते, घर पर सो रहे होते, इसी उम्मीद से आए हो ना कि थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा बातें, कुछ ज्यादा जानकारी हमको हो जाए, तो सीखिए उसको। T 99.9% है, अब यहां क्या लिखा जाएगा, log T 99.9% का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन आगे कितना कंप्लीट हुआ, प्रोडक्ट कितना बना होगा 99.9 पर, यहां जान लीजिए प्रोडक्ट की वैल्यू दी जाती है, तो बचा कितना होगा, बोले तो अब अगर इनिशियल 100 रहा होगा तो 100 माइनस 99.9 हुआ, तो बचा कितना, तो वही डायरेक्ट लिख दे रहे, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है, ये 0.1 हुआ, ये हो जाएगा log 50% गया, तो बचा कितना होगा, इनिशियल 100 था, बचा कितना 50, तो हम 50 100/50 के जगह क्या लिख दे रहे हैं, चलिए अच्छा वही लिख दे रहे हैं 100/50, पूरी स्टेप लिख दे रहे हैं ताकि बात अच्छे से समझ में आए। ये हो जाएगा log 1000 हुआ, और ये कितना हो जाएगा log 2, तो log 1000 की वैल्यू कितनी हो गई 3, और ये कितनी होगी 0.3, इतना निकल के आया 10, तो T 99.9% इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ T 50% के। बात स्पष्ट हुआ, चीजें क्लियर हुई, जी भर के एकदम देख लीजिए इक्वेशन को, बात स्पष्ट हुआ, बात हाँ मैं कहीं और देखने लगे, कहें सर जी भर के देख लीजिए, इक्वेशन देखना, स्पष्ट हुई बातें। आई जरा भैया मिठाई स्कोप, अब आई जरा आगे पढ़िए, लगाइए रीडिंग, देखिए नेचुरल लाइफ टाइम को क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं सिंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिक्वायर्ड, कामा लगाइए पहले, सिंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिक्वायर्ड इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, देयरफॉर एवरेज लाइफ इज कंसीडर्ड फॉर सब्सटेंस। सब्सटेंस के लिए हम कौन सा लाइफ फिर कंसीडर करते हैं, एवरेज लाइफ। क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका टाइम इनफाइनाइट होता है कंप्लीट होने में, तो हम इनफाइनाइट टाइम तो बोल नहीं सकते, तो हम सबकी एक औसत आयु बताते हैं, साहब इसकी एवरेज लाइफ इतनी है इसकी, क्योंकि अब देखिए इंसानों में भी तो ऐसी होता है ना, कोई 90 पे निपट जा रहा है, कोई 50 पे लटक जा रहा है, कोई 70 पे मर रहा, तो सबकी क्या एक एवरेज आयु निकाली जाती है। तो जब कोई फिक्स ना हो टाइम, तो वहां पे क्या किया जाता है, तब एक एवरेज ऑफ लाइफ निकाली जाती है। एवरेज लाइफ पहले 50 साल था, फिर उसके बाद 52 साल हुआ, फिर 54 साल हुआ, फिर 60 साल हुआ, अब कितना चल रहा है 70 साल चल रहा है। चलिए आप लोग बायोलॉजी के छात्र हैं, आप लोगों को जानकारी ज्यादा होगी, हमको उतना ज्ञान नहीं है, हम तो 170 मान के चल रहे थे। अगला पॉइंट देखी जाए इधर नीचे, हमको देख के तो ये लग रहा होगा 170 वाला चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं ये,
है कि नहीं? अगर देखिए जरा एवरेज लाइफ कौन सा लाइफ होता है भैया? नेचुरल लाइफ इज द टाइम इन विच सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स 1/e ऑफ इनिशियल अमाउंट। जैसे आप टी हाफ क्या बोलते थे, वह टाइम जिसमें कोई सब्सटेंस अपनी इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाए। वैसे एवरेज लाइफ टाइम क्या होता है? एवरेज लाइफ या कह सकते हैं नेचुरल लाइफ इज द टाइम इन विच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस remains या becomes 1/e ऑफ इनिशियल अमाउंट या ओरिजिनल अमाउंट, जो भी आप लिखना चाहें। मतलब कहने क्या हुआ, यहां पर जो 80 होगा ये a0 क्या हो जाएगा? E। कब? जब t इक्वल टू हम क्या मानेंगे? एवरेज लाइफ। चीजें स्पष्ट, बातें स्पष्ट, क्लियर? अब जरा इधर आ जाए भैया, ये हो जाएगा k इक्वल टू 1/t log बेस e a0/e। e कहां चला गया? k इक्वल टू 1/t log e। वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 1। और ये जो t होगा ये क्या होगा? एवरेज लाइफ। तो भैया सीधे t एवरेज इक्वल टू क्या हो गया? 1/k। हो सकता है रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो कि जो एवरेज लाइफ होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट के, याद करिए। और आपसे पूछा जाता था तो आप डिफिनीशन यही बताते थे, आप ये डिफिनीशन नहीं बताते थे। जब आपसे पूछा जाता था कि भैया औसत आयु क्या है, आपके रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का ठीक उल्टा क्या कहलाता था भैया? एवरेज लाइफ। यहीं पर जरा आप इसको भी देख लें, टी एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 1/, इसके जगह क्या लिख सकते हैं? 0.693 अपान क्या हो जाएगा? टी हाफ कहां चला गया? तो टी एवरेज इक्वल टू हो जाएगा हाफ लाइफ अपान 0.693। बोले भाई जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, टी एवरेज लाइफ इक्वल टू हो जाएगा 1.44 इंटू हाफ लाइफ। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। कुछ किताबें इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, आप टी एवरेज लिखे, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं। अब जरा आगे देखें भैया, इसमें इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, टी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हम 1.4 को 1.414 मान लें तो क्या हो जाएगा? √2। तो टी एवरेज इक्वल टू क्या हो गया? √2 ऑफ हाफ लाइफ। बोले भाई अगर हम 1.44 को लगभग 1.5 मान लें तो सीधे हो जाएगा टी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऐसे रखा जाएगा, लगभग 1.5 गुना ऑफ हाफ लाइफ। कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई समस्या? या इसी को आप ऐसे कह सकते थे, इसी को जब 1.5 गुना आप मान ही रहे थे तो इसको आप ऐसे भी तो कह सकते थे, टी एवरेज इक्वल टू 3/2 हाफ लाइफ के। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 एवरेज लाइफ इक्वल टू 3 हाफ लाइफ के। रिलेशन पूछ सकता है वो, कहां? रेडियो एक्टिविटी वाले में। समझ रहे बात? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए हम चर्चा थोड़ी सी वहां से करके फिर लौट आएंगे। क्यों? ज्यादा एंट्री नहीं मारेंगे। हालांकि पहले रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री में था और हम लोग बड़ा अच्छे से उसको पढ़ाते थे, बड़ा मन से पढ़ाते थे, बड़ा प्यारा चैप्टर था। लेकिन 2-3 साल पहले उसको निकाल करके भौतिकी वाले में डाल दिया गया, फिजिक्स वाले सब्जेक्ट में घुसेड़ दिया गया, ले जा करके छीन लिया गया हम लोगों से, वो टॉपिक खींच लिया गया। तो क्यों पढ़ाएं फिर? जब खींच लिया गया तो क्यों पढ़ाएं बच्चों को? क्योंकि अपने ही पढ़ाने का टाइम नहीं रहता तो उसको हम कहां से पढ़ा देंगे? और बड़े अच्छे से पढ़ाते थे, न्यूक्लियस क्यों डिसइंटीग्रेट करता है, क्यों टूटता है, क्या रीजन है, पाई मेसानोसान का पूरा कॉन्सेप्ट समझाते थे। वहीं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम सब वहीं पढ़ाए जाते थे। वो बड़ा अच्छा लगता था। तो उनको लगता था केमिस्ट्री वाले ज्यादा बच्चों को पिला दे रहे हैं, बम बनाना इसी उम्र में सिखा दे रहे हैं, तो तुरंत वहां से छोड़ करके खींच करके ले जाके भौतिक शास्त्र में डाल दिया गया। अब भौतिक वाले क्या, जो उसका भौतिक बातें हैं, जो उसकी न्यूमेरिकल पोर्शन है उस पर वो अप्रोच, उस पर वर्क करते हैं, उसके थ्योरेटिकल पोर्शन को वो उतना अच्छे से नहीं घुस पाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, जानबूझ करके छोड़ देते हैं उसको।
अरे बेटा हाँ, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो। अरे कितने साल पहले पढ़े हैं केमिस्ट्री में, अब तो कहाँ पढ़ाया जा रहा है केमिस्ट्री में। तो सब अपना सीधे उसको निकाल के जल्दी जल्दी सवाल करा के निपटा देते हैं अच्छे से। अब हम लोग तरफ था तो हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ाते थे, उसके न्यूमेरिकल भी पढ़ाते थे अच्छे से, तो कम से कम 2-3 लेक्चर लगता था, बच्चा एकदम मर्मज्ञ हो जाता था न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाले चैप्टर में एकदम अच्छे से। लेकिन वो चैप्टर हटा लिया गया, पेट्रोल का चैप्टर था उसको हटा लिया, कई चैप्टर निकल गए। ऐसे गैसेस स्टेट की क्वांटिक थ्योरी को आधा इधर रखा गया, आधा उधर पहुंचा दिया गया, बहुत सारी चीजें। तो जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताइए, थर्मो में भी, थर्मो उनके यहाँ भी है हमारे यहाँ भी है, तो कहते हैं वहां पढ़ाया जाएगा। हम लोग जब पढ़ाते थे हम कहते हैं वहां पढ़ाया जाएगा, ना वहां पढ़ाया जाता ना यहाँ पढ़ाया जाता, बहुत सारी बातें कहीं नहीं पढ़ाई जाती हैं। और कभी कभी बच्चों को डबल फायदा हो जाता है, यहाँ भी पढ़ा दिया जाता है वहां भी पढ़ा दिया जाता है, तो बच्चा एक नया अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता। तो कभी कभी फायदे हैं, कभी कभी नुकसान भी है। तो बहुत सारे टॉपिक जब थर्मो पढ़ा जाएगा तो वहां पे हम आपको बताएंगे हमारी बाउंड्री कहाँ तक है। जब गैस पढ़ेंगे तो गैस में भी हम आपको बताएंगे हमारी बाउंड्री कहाँ तक है, कहाँ तक गैस खोलें हम। समझ रहे बात? आइए, समझ रहे हैं, उसमें हंसने वाली कौन सी बात है। आइए जरा भैया, अब देखिए नीचे क्या दिया गया कि एवरेज लाइफ इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट के क्लियर, स्मॉलर द एवरेज लाइफ फास्टर इज अ रिएक्शन ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इस पे अंडरलाइन करिएगा, क्यों? इधर देखना, रेट कांस्टेंट के रिएक्शन का जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतने फास्ट होगा। बोले तो जिस रिएक्शन का एवरेज लाइफ, जिस सब्सटेंस का एवरेज लाइफ कम होगा वो जल्दी कंप्लीट हो रहा होगा, उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। बात स्पष्ट हुआ? तो इस बात को नीचे लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको कि स्मॉलर द एवरेज लाइफ कामा फास्टर द रिएक्शन ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, 75% से कम एवरेज लाइफ होता है, एवरेज लाइफ से कम टी 50% टाइम होते हैं बेटा। तो T75 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है बात ये। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भाई, एवरेज लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप निकालोगे, जीरो ऑर्डर के लिए तो निकालोगे, इनको तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है ना। वो जहां कंप्लीट नहीं हो रहा वहीं पे हम क्या ले रहे हैं? एवरेज लाइफ ले रहे हैं, औसत आयु निकाल रहे हैं। क्लियर? तो T75% से कम होता है टी एवरेज, और टी एवरेज से कम होता है T50%। ऐसे ही देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की भी महिमा मंडन यहां किया गया है भैया। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का भी जरा हम लोग खेल खेल लें यहां पर। आइए जरा भाई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रल रेट ला इक्वेशन अभी जस्ट आपको बताया कि T इक्वल टू 1/K 1/AT माइनस 1 क्या A0। स्पष्ट? अगर हम T इक्वल टू क्या ले लें, T हाफ ले लें, तो AT कितना बचेगा? A0/2। ये तो बचेगा ना भाई, बोले तो T इक्वल टू T हाफ इक्वल टू हो जाएगा भैया 1/K 1/A0/2 माइनस 1/A0 इक्वल टू क्या निकल के आए? 1/K 2/A0 माइनस 1/A0 इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा भैया? 1/A0 के। ये तो निकल के आया। तो T हाफ इक्वल टू हो जाएगा 1/A0 के। मतलब कहने क्या हुआ कि T हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। किस रिएक्शन के लिए? फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बात कुछ स्पष्ट हुआ? जबकि जीरो ऑर्डर में क्या था? यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फर्स्ट ऑर्डर में यही क्या था? इंडिपेंडेंट था। सेकंड ऑर्डर में यही क्या हो गया? हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब अगर आप इसमें ग्राफ प्लॉट करें लल्ला, ये देखना, ये और ये में, ये है हाफ लाइफ, ये 1/A0। तो ग्राफ देखिए, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या किसी को? अब इसी में T3/4 भी आप ज्ञात कर सकते थे। T3/4 चलिए निकाल लेते हैं भैया, ये लीजिए, क्योंकि सब में T3/4 निकालते हुए आ रहे हैं तो इसको छोड़ क्यों दें, इनको भी पढ़ लें। T3/4 अगर T इक्वल टू T3/4 आप लेंगे तो AT क्या निकल करके आएगा? A0/4 1/4 ऑफ A0। क्लियर? अब यहां वैल्यू उठा करके पुट कर लीजिए। T3/4 इक्वल टू 1/K 1/A0/4 माइनस 1/A0। स्पष्ट? 1/K तो 4/A0 माइनस 1/A0। नीचे आ जाइए थोड़ा सा भैया, T3/4 इक्वल टू हो जाएगा भैया 4/A0 में से 1/A0 करेंगे तो 3/A0
ए नॉट डॉट के, इसका हो जाएगा 3 इंटू 1/a0 डॉट के। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा, ये T½ के बराबर बेटा। पीछे आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़े थे कि T½ इक्वल टू T¾ इक्वल टू 1.5 ऑफ T½ के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने पढ़ा T¾ इक्वल टू 2 ऑफ T½ के, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जस्ट अभी जाने हैं T¾ इक्वल टू थ्राइस ऑफ T½ जब इन दोनों को पढ़ा है तो वही हमने बता दिया था उसका 3 टाइम्स होता है, और आप देखिए 3 टाइम्स आप प्रूफ भी कर दिए। स्पष्ट हुई बातें। तो इन तीनों इक्वेशन में इन दो को तो आप जरूर याद रखिएगा, तीसरा याद रखते हैं तो अच्छी बात है। बात स्पष्ट हुआ, चीजें यहां तक क्लियर हुई, स्पष्ट हो गई बेटा। अब देखिए आगे इसमें क्या आपके शीट में कर रहे हैं जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, ग्राफ आप इसका खींचा गया है पहले ही। तो अब जैसे आप P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे खींचती थी, तो ग्राफ कौन सा आता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो दिमाग लगा लो बिटिया, बोलो सत्यनारायण भगवान की। क्लियर, जरा आगे हैं भैया तुरंत तर से। अब देखिए फ्रैक्शनल चेंज टाइम की बात तो कर रहे हैं, फ्रैक्शनल चेंज टाइम। आइए जरा भैया फ्रैक्शनल चेंज टाइम, ये पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे T½ आप पढ़े, तो अब यहां पर फ्रैक्शनल चेंज टाइम का क्या मतलब है समझने की कोशिश करें। फ्रैक्शनल चेंज टाइम, इसी को हम लोग TF कहते हैं। मतलब क्या, इधर देखना, जैसे T½ हुआ, T¾ हुआ, T¼ हुआ, T4 हो गया, ऐसे डॉट 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 डॉट, इसी को TF कहा जाता है। भाई हम लोग T½ T4 तो दो ही तो पढ़े, T3/4, T4 पूछ ले तो T3/4 के बजाय T1/5 पूछ ले तो ऐसे T1/5 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह टाइम जिसमें कोई सब्सटेंस फ्रैक्शनल अमाउंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो। T1/5 का मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट 1/5 कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। T4 का मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट 4/5 कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, यानी रिएक्शन 4/5 कंप्लीट हो रहा है। T1/4 का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन 1/4 कंप्लीट हो रहा है, फ्रैक्शनल कंप्लीट हो रहा है, या रिएक्टेंट 1/4 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब अगर आप इसको लेके चलेंगे, यहां पर AT क्या होगा, A0/2। यहां पर अगर आप AT निकालेंगे, यहां पे अगर आप AT निकालेंगे, बोले यहां पे अगर आप AT निकालेंगे, बोले यहां पे अगर आप AT निकालेंगे, कुछ क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। तो क्या इसको छापा मारने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, समझ तो इतना गए ही हैं। नीचे देखिए लिखा भी दिया गया है, सारी बातें डिस्कस कर ली गई हैं। अब TF क्या है, TF इज द टाइम इन विच फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जोड़ लें उसको, आधा पी गए हैं टाइपराइटर महोदय हमारे, उसको पूरा जोड़ लें। क्लियर, TF इज द टाइम इन विच, TF मतलब फ्रैक्शनल चेंज टाइम, TF इज द टाइम इन विच फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। बात स्पष्ट हुआ बेटा, बातें क्लियर हुई यहां तक। फ्रैक्शनल चेंज टाइम मतलब कि वो टाइम जिसमें फ्रैक्शनल चेंज हो रहा हो। कहां लाइन लिखा है लड़की, अरे तो टाइम कर लो लल्ला लल्ली उसको टाइम कर लो बेटा, लाइम लाइट में नहीं रहना है, टाइम में रखना है उसको। बेटा बेटा इसको अभी तो आप जान ही रहे हैं कि भाई देखिए पहली बार शीट छपा है तो हल्के फुल्के करेक्शंस रहेंगे, और बहुत ज्यादा करेक्शंस नहीं, इतना इसको करेक्शन नहीं कहा जाता। तो पढ़ाते समय इसलिए छोटे छोटे जो बिंदु हैं उसको हम स्पष्ट करते। करेक्शन तो होता है जब बहुत ज्यादा गड़बड़ियां होती, अभी हम बहुत इसको रीड किए हैं। अब इसको डबल ट्रिपल रीड करना होता तो हम एक सिंगल रीड करके हम क्लास में भेज दिए बच्चों को, चलो जब पढ़ाएंगे तो हल्का फुल्का वहां करेक्शन, क्योंकि टाइम कम है और उसी कम टाइम में हमको जल्दी से निपटाना। हमें क्या पता था कि एग्जाम जून के एंड में जाएगा, है कि नहीं। आइए भाई
अब इसमें देखिए जो फ्रैक्शनल चेंज टाइम बेटा उसका रिलेशन दे दिए हैं। कह रहे साहब जो टीएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस एन, या सी नॉट का पावर 1 माइनस एन, या पी नॉट का पावर 1 माइनस एन, या ए का पावर 1 माइनस एन। क्यों हम इतना सारा लिख डाले, क्योंकि हो सकता है ए नॉट के टर्म में बात करें, हो सकता है सी नॉट के टर्म में बात करें, हो सकता है प्रेशर के टर्म में बात करें, हो सकता है नंबर ऑफ मोल के टर्म में बात करें। बात स्पष्ट हुआ, किसी भी टर्म में बात कर सकते हैं आपसे। यहां पर जो एन है, एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है भैया, ये रिएक्शन का ऑर्डर है। अब जरा इधर देखिए, टी हाफ भी तो हो जाएगा ना ए नॉट का पावर 1 माइनस एन। जब फ्रैक्शनल चेंज टाइम है तो इसमें टी हाफ भी आ जाएगा, टी 1/4 भी आ जाएगा, टी 3/4 भी आ जाएगा, टी 4/5 भी आ जाएगा, टी 1/5 भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, टी 14/15 भी आ सकता है। बोले तो उसमें भी तो टी हाफ भी तो बिलोंग करेगा। अब यहां अगर देखें, अगर हम ऑर्डर n इक्वल टू 0 ले लें, बोले तो अगर ये 0 हुआ तो हाफ लाइफ किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन के। ग्राफ इसका देखिए फट से ले लीजिए, यहां पर कौन सा रिएक्शन हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया भैया। यहीं पर अगर आप n इक्वल टू 1 ले लें, ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ ए नॉट पर डिपेंड नहीं करेगा। ये देखना, इनिशियल कंसंट्रेशन, यह है हाफ लाइफ, खड़े ग्राफ जा रहा है, सीधे चलते चले जा रहे हैं, कोई दाएं बाएं नहीं हुए। अगर n इक्वल टू आप 2 ले लें तो सॉरी ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो हाफ लाइफ चाहे ऐसे लिखो, चाहे, बात स्पष्ट हुआ। तो हाफ लाइफ, कोई दिक्कत किसी को, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर कोई भी ऑर्डर आप ले सकते हैं। स्पष्ट हुई। ग्राफ देख लीजिए, बना है, ये बनाना तो नहीं, अच्छा बना है इसमें भाई, बना है, चेक कर लीजिए कहीं कोई गड़बड़ी वड़बड़ी तो नहीं भैया, चेक कर लिया। आगे अच्छा डब्बा के अंदर, तो बेटा सही कर लो मेरे लाल, हमको काहे बता करके दर्द देते हो, सही कर लो उसको, कहीं गड़बड़ी वड़बड़ी हो, ठीक है। आइए भाई, यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट फार्मूला जो आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है, इसको बढ़ा लीजिएगा बेटा, इसे पी नॉट ए भी कर लीजिएगा, उसी में जोड़ लीजिएगा, नीचे अलग से डब्बा बना लीजिएगा, कोई जरूरी थोड़े उसी डब्बे में अड़सा रहे हैं उसको, हाँ, अलग से डब्बा बना लीजिएगा। लिख लिया। मिटाएं बेटा, चलिए ठीक, मिटा नहीं रहे हैं। अगला देखिए जरा भैया, इसमें nth ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट का इक्वेशन देख लीजिए, यूनिट ऑफ के। अब जरा इधर देखना, यही तो था ना कि टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर क्या था, वही देखिए यहां पर हम लोग लेकर के चल रहे हैं, सीधे हो जाएगा बेटा, यूनिट ऑफ के इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन का पावर और टाइम इनवर्स। फार्मूला तो आप ये रटते ही हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस एन, तो कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस एन, देखिए वही इसमें दिया गया है 1 माइनस एन, और टाइम, बस यही एक इक्वेशन आप रटिएगा, सीधे सीधे कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस एन डॉट टी माइनस एन। सारे फार्मूले आप इसके निकाल ले जाएंगे, चाहे जिस ऑर्डर के। देखिए कैसे, इसी को हम ओपन कर रहे हैं। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल अपान लीटर का पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। इसी को और ओपन कर सकते हैं ऐसे, मोल का पावर लीटर का पावर टाइम इनवर्स।
यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। स्पष्ट हुआ? अगर हम आपसे पूछते यूनिट ऑफ के फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन निकालिए, तो n इक्वल टू कितना रखते हैं यहां पर 3, तो हो जाएगा भैया मोल का पावर 1-3 और लीटर का पावर और टाइम इनवर्स। क्या निकल के आता? मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर टाइम इनवर्स होता। याद रखें, रेट कांस्टेंट के यूनिट से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिएक्शन किस ऑर्डर का है। कभी कभी क्या कहेंगे साहब ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट के 2.3 इंटू 10 टू दी पावर मोल का स्क्वायर या लीटर का इनवर्स ऐसे करके वैल्यू दे देंगे। ठीक, कहेंगे रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो आप करेंगे क्या, अपने nth ऑर्डर वाले रिएक्शन के यूनिट्स उसको क्या कर लेंगे, खट से तुरंत कंपेयर, और वहां से n की वैल्यू पता कर लेंगे। और यही n यहां पर क्या है, यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात स्पष्ट हुआ? बातें क्लियर हुई? आइए जरा थोड़ा सा इसमें हम अपनी तरफ से इतना बढ़ाए हैं, हालांकि अगर आप इसको नहीं भी याद रखते तो भी आपका काम चल जाएगा। इसमें दिए हैं इंटीग्रल रेटला इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रल रेटला इक्वेशन भी अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। k इक्वल टू 1/t n-1 ब्रैकेट में 1/at का पावर n-1 माइनस 1/a0 का पावर n-1। जहां पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n की वैल्यू 0 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। n की वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0, फार्मूले में गायब हो जाएगा बेटा। क्लियर बात? तो n की वैल्यू 1 नहीं हो सकता, बाकी सब होंगे। देखिए बगल में लिखा होगा n इक्वल टू 0, 2, 3, 4 कुछ भी, लेकिन n इज नॉट इक्वल टू 1 के। हाफ लाइफ एंड nth ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ एंड nth ऑर्डर रिएक्शन में देखिए t हाफ इक्वल टू क्या हुआ, 1/k n-1 2 का पावर n-1 माइनस 1 अपान a0 का पावर n-1। वहीं देखिए h1/h2 करके लिखे हाफ लाइफ अपान हाफ लाइफ 2 का, तो a1/a2 का पावर 1 माइनस n की बात करें। देखिए जैसे यहीं पर जो बात किया गया था, जहां पर आप ये डब्बा बनाए थे, ये है ना, ये थोड़ा सा जगह रहा होगा, यहां पर रेशियो ऐसे लिख लीजिएगा, बल्कि अब नीचे देखिए जगह है, नीचे रेशियो लिख लीजिएगा। ऐसे हम फार्मूले के लिए रेशियो बनवा दे रहे हैं, ये भी इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे भी एक इक्वेशन नहीं हाफ उसका लाग वाला रेशियो लिखवाए थे ना t1/t2 का, ऐसे किसी भी का भी आप निकाल सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज का। ये हो जाएगा t2/t1 इक्वल टू c0 डैश अपान c0 का पावर, ये हो जाएगा। यहां पर अगर आप लेकर के चल रहे हैं तो सीधे देखिए हो जाएगा a1/a2 और a2/a1 अगर आप कर रहे हैं तो हो जाएगा n-1। या अगर आप ऐसे देखें tf डायरेक्ट पोस्टफोर्ड किसके हो जा रहा है, c0 का पावर, आप इसको हटा दीजिए, 1 - n लेके चल रहे हैं, और tf डैश अगर आप लेके चल रहे हैं, ये भी हुआ c0 का पावर 1 - n, ये c0 डैश हो जाएगा। बोले तो अगर हम tf डैश अपान tf करते हैं, सीधे क्या हो जाएगा, c0 डैश अपान c0 का पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस, कर लीजिए फट से, कहीं रिलेशन लिख लीजिएगा। वही रिलेशन लिख लीजिए बेटा, जब आप जरा पेन दो, हम भी जरा रिलेशन लिख ले तो यहाँ, ताकि अगली बार जब छपे तो उसमें जुड़ जाए इक्वेशन। चाहे a0 कहें चाहे c0 कहें, बात एक है बेटा। बार बार a0 के टर्म में बात किया, हम c0 के टर्म में बात कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। आई बेटा, थ्योरी हो गया भैया केमिकल काइनेटिक्स का। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल पर अटैक करने चल रहे हैं, और सवाल कहां तक हुआ था, 32 तक क्वेश्चंस हुए थे बेटा। ओके, आइए जरा 33, 34, 35, 36 सवाल यहां से करते हैं, और बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं। सब सवाल छोड़िएगा नहीं भाई, एक भी इसमें से, समझ रहे बात, और छोटे छोटे सब सवाल हैं। कौन सा सवाल रह गया था,
अच्छा 15 नंबर सवाल रह गया था, चलिए 15 नंबर भी कर लेते, पहले 33, 34, 35, 36 कर लेते, फिर 15 भी अभी अपने आप खुद ही निकाल देंगे। अब सवाल करेंगे अपने आप अभी निकल जाएगा सवाल। देखिए जीरो ऑर्डर का है, वो जीरो ऑर्डर का है, अभी वो भी सवाल करा देते हैं, डोंट वरी। 2-3 सवाल हो जाने दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए हमको, ठीक है। आइए भाई क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन पढ़िए जरा, सवाल पढ़िए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 17 दिखा। कह रहे हैं इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन भैया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 to 0.4 मोलर इन कितना मिनट? 15 मिनट। कह रहे हैं फाइंड आउट द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू चेंज्ड 0.1 to 0.025 मोलर। देखिए अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमने टाइम के रेशियो का इक्वेशन भी जस्ट लिखवाया है। क्या लिखवाया था? T2 अपान T1 इक्वल टू log A0 अपान AT 2 और log A0 अपान AT 1 के केस। इक्वेशन जस्ट अभी तो लिखवाए थे। T1 कितना दिया गया है? 15 मिनट। तब इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था? 0.8 था। रह कितना गया? 0.4। बाद में क्या पूछ रहा है? T2। कब पूछ रहा है? जब कंसंट्रेशन 0.1 से घटकर 0.025 रह जाए। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं साहब। इधर देखना जरा, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा 0.025 पे 3 जीरो ऊपर गया, 1 जीरो नीचे, तो हो जाएगा log 100 होगा। ये हो गया 8/4, ये हो जाएगा क्या? log 2। बोलिए भाई, log 2 हुआ। log 100 की वैल्यू कितनी हुई? 2 हो गया। और इसका कितना हो गया? 0.3। क्लियर? एक मिनट log 4। अरे रुके रहोगे, ये 4 आ जाएगा बेटा। यहां पर है 0.1 अपान 0.025, 100/25 होगा ना ये। log 100 अपान 25 हो जाएगा। क्लियर बात? अरे हो जाएगा log 0.8 0.4 हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 2। क्लियर बात? ये आ जाएगा, इधर देखना बेटा, गड़बड़ी हो गई थोड़ा सा। 25 चौका 100 हो जाएगा log 4 अपान हुआ log 2। अच्छा ये log मत उड़ाइएगा। हाँ ये हो जाएगा 2 log 2 अपान log 2। अब ये कटेगा log 2। यहाँ वैल्यू कितनी निकल के आई? तो T2 इक्वल टू क्या हुआ? 15 इंटू 2 निकल कितना आ गया? सवाल को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आप तरीका दूसरा बताते हैं। लिख लीजिए पहले फट से भैया। क्या दिया गया है? कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 to 0.4 मोलर इन कितने मिनट में? 15 मिनट में, ठीक है। तो K इक्वल टू 2.303 अपान T log A0 अपान क्या होता है? आप यहां से 2.303, T कितना होता? 15 मिनट, log 0.8 अपान क्या होता? 0.4। बोलिए ये क्या आ जाता? ये होता 2.303 अपान 15। ये क्या आ जाता? log 2। बोले ये होता 0.693 अपान क्या आ जाता? 15। बात स्पष्ट हुआ? अब ये तो पहला केस था, इसी में दूसरा केस देखते। अब K इक्वल टू 2.303, या इसको ऐसे ही पूरा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी रूप में रहने दीजिए, ठीक है। अपान हो गया। अब कितने मिनट पूछ रहा है? टाइम करे कितना लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे T रख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या रख दे रहे हैं? K। ये हो जाएगा log इनिशियल कितना हो गया? 0.1, बचा कितना? 0.025। अब ये जो K निकाल के आप पहली इक्वेशन से लेके आए हैं, यहां लाके क्या करेंगे? पुट। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, टाइम बदल सकता है, लेकिन रेट कांस्टेंट के थोड़े बदल जाएगा, तो कांस्टेंट होगा ना। और कांस्टेंट कब बदलता है? जब टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट किए हैं। इस पूरे वैल्यू को लेके हम कहां पुट करेंगे?
यहाँ ये हो जाएगा 2.303 अपान 2.303 log 2 अपान क्या हो गया ये 15 और 15 कहाँ चला जाएगा ऊपर log 0.1 अपान 0.025 ये कितने बराबर निकल के आएगा 2 log 2 के बराबर log 2 देखिए यहाँ से क्या हो गया कैंसिल 15 कहाँ जाएगा ऊपर ये 2 और 15 क्या होगा मल्टीप्लाई निकल कितना आएगा 20 तो टी कितना निकल कर क्या है भैया बताइए ये आसान था जो पहले लगाए थे वो आसान था स्पष्ट हुई बातें तो हम अपनी तरफ से कई फार्मूले इजाद कर रखे हैं वो आपको हम जगह जगह भी टाइम टाइम पर दर्शन कराते रहेंगे पहले बड़े मेथड से आपको समझाएंगे फिर उसके बाद छोटे वाले मेथड से हम आपको धीरे से सवाल लगवा करके आगे निकाल देंगे बात स्पष्ट उन फार्मूलों को एकदम जहन में रखिएगा आइए अगला क्वेश्चन जरा देखिए भैया 34 नंबर सवाल देखें जरा चौंतीस नंबर सवाल देखें बेटा पढ़िए 34 नंबर सवाल बेटा सवाल पढ़िए 34 नंबर क्वेश्चन देखें अगला भाई क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल देखें बिल्कुल देखिए आसान सवाल कह रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसा रिएक्शन भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये ए गैस है जा किस में रहे भैया 2b ये भी गैस है ठीक है और प्लस सी ये भी क्या है गैस है कह रहे हैं इफ द इनिशियल प्रेशर दैट इज पीए कितना दिए हैं 90 mm एंड प्रेशर आफ्टर 2.303 इंटू 10⁻⁻² मिनट इज कितना हो जा रहा है 180 mm ठीक है तो ये तो t = 0 था और जब t = 2.3 इंटू 10⁻² मिनट के बाद देखा गया प्रेशर कितना हो जा रहा है तो ध्यान दीजिए जरा इधर हमको पीटी अगर निकालना है तो अगर मान लीजिए अभी बना नहीं था ये अगर बनेगा तो इसका प्रेशर पी होगा इसका प्रेशर पी होगा तो बचेगा कितना पीए माइनस क्या हो जाएगा पी अगर पीए को हम क्या मान लें पी नॉट तो क्या हो जाएगा सीधे पी नॉट माइनस पी 2p कर दे रहे हैं ओके स्पष्ट क्लियर अब जरा ध्यान दे इनिशियल प्रेशर कितना दिया है डेफिनेट टाइम के बाद जो टाइम दिए हैं प्रेशर कितना हो जा रहा है 180 आप जरा बताइए क्या वो 180 पीटी होगा नहीं होगा कैसे सर बोल दिए प्रेशर घटेगा ना बेटा कि प्रेशर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना इसमें भाई 90 था तो 90 से घट करके 80 हो जाना चाहिए था या 79 हो जाना चाहिए था या 70 हो जाना चाहिए था प्रेशर क्या हो जा रहा है इसका मतलब कि उस प्रेशर में इनके भी प्रेशर घुसे हुए हैं अंदाजा लगा लीजिए अगर प्रेशर कम वाला होगा तब आप खट से उसको पीटी मान लेंगे अगर बढ़ा हुआ प्रेशर इसका मतलब कि प्रोडक्ट के गैस का भी प्रेशर उसमें इंटर किया हुआ है सवाल को समझने की कोशिश करिए कि जब तक न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे तब तक ठप जो दिमाग है वो खुलेगा नहीं बहुत लोगों को तो एकदम इतना कसा रहता खुलबे नहीं करता है कुछ लोगों को बस थोड़ा सा फोफर हो जाता है हवा खाली आता जाता है कुछ लोग पूरा बाकायदे इरिटेट हो जाता है बाकायदे हवा आता जाता है समझिए इस चीज को अब यहां पर जो टोटल प्रेशर वो दिए हैं ठीक है इसको हम कैपिटल पी मान ले रहे हैं कैपिटल पी टोटल प्रेशर को अक्सर कैपिटल पी ही माना जाता है रिएक्शन में कितना दिए भैया वो इसमें क्या क्या आ जाएगा पी नॉट माइनस पी प्लस 2p प्लस पी ये कितना है 180 पी पी ये कैंसिल हो गया पी नॉट प्लस 2p ठीक है 180 इक्वल टू पी नॉट कितना है 90 प्लस क्या है तो 2p इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 तो p इक्वल टू कितना हो गया 45 ml अब आप यहां क्या करेंगे pt इक्वल टू पी नॉट दैट इज कॉल्ड कितना था 90 माइनस 45 तो pt कितना बचा 45 mm और पी नॉट ये है तो k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग पी नॉट अपान क्या करेंगे पीटी जैसे ए नॉट अपान एटी करते थे तो गैसेस इक्वेशन के केस में पी नॉट अपान पीटी करेंगे
तो इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान टी कितना है 2.3 इंटू 10 की पावर, क्यों ये वैल्यू दिया ताकि ऊपर से कट जाए, log पी नॉट कितना है 90, ये कितना है निकाली, कितना निकल करके आया, कितना निकला 30, लिख दे 30, चलिए भैया 30 क्या निकल के आया किलो पर मिनट बेटा, मिनट इनवर्स। हम एक्चुअली तीनों एक साथ लिखने के चक्कर में थे, तो था कि एक मिटा करके दो एक साथ लिख करके भी फार्मूला लिखवा देंगे। फार्मूला में भी आपको समझा दें 1 मिनट में बेटा, फार्मूला आप रट भी लेंगे तो वो फार्मूला रटन तो अलग कहानी हो जाएगा। हम आपको समझाना चाह रहे सवाल कहीं से भी घूमे फिरे, हर टाइप के आप सवाल लगा ले जाएं, फार्मूला तो एक लाइन में भी निकल के आ जाएगा। 35 नंबर सवाल देखें। अच्छा, ये जो 35 नंबर सवाल आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है, सीबीएसई बुक में सवाल हम देखिए क्या कह रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ डाई एजो आइसोप्रोपेन, डाई एजो आइसोप्रोपेन follows first order reaction, the initial pressure is pi and pressure after reaction is capital P। याद रखें जब भी रिएक्शन वो देंगे तो वो टोटल प्रेशर ही देंगे, वो घटा हुआ प्रेशर नहीं देते, क्लियर। देन व्हिच विल बी करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, ये देखें जरा भैया, देखें जरा इधर भाई, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है, नाइट्रोजन को एजो कहा जाता है। कितने एजो हैं 2, डाई एजो आइसो, चाहे इसको ऐसे लिखो या इसी को आप ऐसे लिख सकते थे, जगह ज्यादा खर्च होगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, लिखा, टूट रहे हैं ये, डिकम्पोज कर रहे हैं। अभी आगे हम आपको बताएंगे अगर एक से अधिक नाइट्रोजन है तो हीट करने पर अक्सर नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। और ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, कितने कार्बन है 2 1 3 3 3 कितने हुए C6H14, गिन लीजिए हाइड्रोजन सब पूरे हैं, भाग तो नहीं गए कोई निकल करके इसमें से, ठीक है। इनिशियल प्रेशर पी नॉट को क्या कह रहे हैं पीआई मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो पीटी बचेगा ये पीआई माइनस क्या होगा पी कब होगा जब इसको आप पी और पी मान लेंगे, कोई दिक्कत, तो नंबर डाले थे यहाँ, फिर समझाने यहाँ शुरू कर दिए, तो यहाँ से समझाएंगे और पूरा खा गया पूरा जगह पे जाएगा उस तरफ। चलिए कोई बात नहीं, उधर हम घुमा लेंगे इनसे वीडियो। देखिए पी आई माइनस पी हुआ, अब इनको आप फिर जोड़िए, टोटल पी दिया है ना आपको, ये हो जाएगा पी आई माइनस पी प्लस पी प्लस पी, तो कैपिटल पी इक्वल टू होगा पी आई प्लस, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल पी माइनस पी आई, बोलिए हुआ। यह वैल्यू ले आकर के हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो पी टी इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल प्रेशर माइनस कैपिटल पी माइनस पी आई। जब आप इसको ओपन करोगे तो इनिशियल प्रेशर माइनस कैपिटल पी प्लस पी आई, तो क्या हो गया 2 पी आई माइनस कैपिटल पी के, तो जो पीटी वैल्यू निकल करके आया यही हुआ, ये देखना पीटी निकल के आया और ये क्या था पी नॉट था। तो जब आप यहां से इक्वेशन निकालोगे के इक्वल टू 1/T नेचुरल लॉग पी नॉट अपॉन पीटी, तो के इक्वल टू 1/T नेचुरल लॉग पी नॉट, यहां क्या लिखेंगे इनिशियल प्रेशर पी आई अपॉन क्या हो जाएगा 2 पी आई माइनस कैपिटल पी। देखिए इक्वेशन यही निकल के आ रहा है, बोले लिख लीजिए पहले इसको, लिखिए पहले पढ़ रहे हैं पौ क्वेश्चन पढ़िए।
क्वेश्चन पढ़िए भैया। फॉर होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन भैया? ए। सब गैस है, इसमें कोई ठोस या लिक्विड नहीं है, इसीलिए हम गैस ब्रैकेट में लिख नहीं रहे हैं। ये बी बना, ये सी बने और ये डी बना, थोड़ा दूर दूर लिख दें, बी सी और ये डी बना बेटा। द इनिशियल प्रेशर इज पी नॉट, तो पी नॉट को अब की बार पी आई नहीं कहा गया है, पी नॉट को पी नॉट ही कहा जा रहा है। क्लियर? आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एंड प्रेशर आफ्टर रिएक्शन इज कैपिटल पी, देन व्हिच इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन है? तो जब आप पीटी निकालोगे तो पी नॉट माइनस, जब आप इसको पी मान लिए, इसको पी मान लिए, इसको पी मान लिए, तो पी नॉट माइनस क्या हो जाएगा? हमको पी नॉट चाहिए और हमको पीटी चाहिए, फिर हम निकाल ले जाएंगे। आपके साथ जब पीटी दिया है पी नॉट माइनस पी, तो इतना दौड़ने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट वैल्यू रख कर पुट कर लो, ढूंढोगे उसमें ऑप्शन में नहीं है। ये स्मॉल पी के टर्म में बात नहीं कर रहा है, वो पी नॉट और कैपिटल पी के टर्म में बात कर रहा है। बात स्पष्ट? अब आप यहां करो क्या, जो कैपिटल पी दिया गया है आपको, उसमें कौन कौन से प्रेशर हैं? ए बी सी और डी। ए का बचा हुआ अमाउंट उसकी वजह से प्रेशर, और बी सी और डी के बने हुए अमाउंट या गैस उसकी वजह से प्रेशर। तो जब आप जोड़ोगे इसमें तो पी नॉट माइनस पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी, दोनों पी कैंसिल हुए, कैपिटल पी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट प्लस 2p, तो 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट सॉरी पी माइनस पी नॉट अपॉन 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब। इधर देखना, अब पीटी जरा आप निकालिए, ये हो जाएगा पी नॉट माइनस, इधर देखना, कैपिटल पी माइनस पी नॉट अपॉन 2, खोलिए इसको, 2 पी नॉट माइनस कैपिटल पी प्लस पी नॉट अपॉन 2, और इसको क्लियर करिए पीटी को, 2 पी नॉट ये हुआ 2 पी नॉट, तो 3 पी नॉट माइनस कैपिटल पी अपॉन 2। अब आप जरा वैल्यू पुट करिए, के इक्वल टू 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग पी नॉट अपॉन क्या करेंगे? पीटी, तो के इक्वल टू 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग पी नॉट के जहां पे क्या रखेंगे? पी नॉट, और इसमें आप क्या लिखेंगे? 3 पी नॉट माइनस कैपिटल पी अपॉन 2, तो 2 कहां चला जाएगा? ढूंढिए ऑप्शन, कोई मिला? बोले, लिख लीजिए फट से भैया। आइए जरा डायरेक्ट सवाल कैसे लगेगा उसका फार्मूला ही लिख लीजिए भैया, के इक्वल टू 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग n माइनस 1 पी नॉट अपॉन n पी नॉट माइनस पी। ये कैपिटल पी है यही, ठीक है, और ये इनिशियल प्रेशर है, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पूरा लिखिएगा, गैसियस प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट साइड में जो गैस वाले स्पीसीज बन रहे होंगे उन्हीं के प्रेशर को कंसीडर करना है। अगर लिक्विड या ठोस बन रहे होंगे तो उन्हें हमें कंसीडर नहीं करना। अब इस फार्मूले में उठा करके जरा जो आपको डाटा दिया गया है जरा उसको पुट करिए, देखिए जरा सवाल में क्या कहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनिशियल प्रेशर कितना है? इनिशियल प्रेशर कितना है? पी नॉट। अगर देखना के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग, ये हो गया इनिशियल प्रेशर पी नॉट। n माइनस 1 कितना होगा? जरा देखना इधर, कितने मोल बन रहे हैं प्रोडक्ट के? 3। बोले भाई यही तो है ना, तो जब आप 3 माइनस क्या करेंगे? 1 अपॉन 3 पी नॉट माइनस पी, 3 में से घटाएंगे कितना निकल के आ जाएगा? खाली इसमें आपको घटाना है और कुछ नहीं करना, इतना तो बुद्धि लगा ही ले जाएंगे। 2 पी नॉट अपॉन 3 पी नॉट माइनस पी। एक लाइन में सवाल आ गया खट्ट से, इतने लंबे गाथा से आप
बच गए, आपके एनसीईआरटी की बुक में सवाल दिए गए हैं इसके। ओके, यही फार्मूला आप इसके पीछे 35 नंबर वाले सवाल पे अप्लाई करें, देखिए फट से वो भी आएगा। चलिए अप्लाई कर लेते हैं 35 नंबर वाले पर भी। 35 नंबर पे अप्लाई करिए फट से तुरंत। डाई एजो आइसोप्रोपेन था ना, ठीक है, डाई एजो आइसोप्रोपेन, ये टूट के किसमें जा रहा था, N2 में, और किसमें जा रहा था, अरे हेक्सेन में जा रहा था। ठीक है, तो खाली हमको ये पता करना था N इसका कितना है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं इसके, वैल्यू उठा करके पुट करी खट से सिम उठा करके, ये हो जाएगा K इक्वल टू 1/T नेचुरल लॉग 2 में से 1 घटेगा, 1 तो सीधे हो जाएगा P नॉट अपान क्या हो जाएगा 2 P नॉट माइनस कैपिटल P। चेक करिए, देखिए ये आ रहा है, देखिए फटाफट। इसके पहले वाले इक्वेशन में भी यही उठा करके पुट कर दीजिएगा, तड़ से वो भी आ जाएगा। बेटी हम तुम्हारे लिए व्यवस्था किए थे। स्पष्ट हुई बातें? तो इस फार्मूले को भैया याद कर लीजिएगा, नाम भले भूल जाइएगा लेकिन फार्मूला ना भूलिएगा, क्योंकि बड़े बड़े सवाल को मिनटों में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जगह जगह आपको बताते रहेंगे, समझाते रहा। अध्ययन ऑफ इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, सुक्रोज के इन्वर्जन की स्टडी की जा रही है, किसकी उपस्थिति में बेटा, एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में। ओके, कह रहे हैं इफ आर नॉट आर टी एंड आर इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट है, वो दिख नहीं रहा है, आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वैसे भी नहीं दिखता है। रिप्रेजेंट द पोलरीमेट्रिक रीडिंग, पोलरीमीटर जो था उसकी रीडिंग को रिप्रेजेंट करता है। कब कब रिप्रेजेंट करता है, एट टाइम 0, टाइम t एंड इनफाइनाइट रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। देन एट द 50% इन्वर्जन, तब 50% इन्वर्जन, which of the following relationship will hold good, कौन सा रिलेशनशिप बिल्कुल सही होगा। लगाएंगे सवाल, हाथ उठाएं जिनको लगाना हो। चलिए आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, लगाइए जरा फट से सवाल। चलिए, पढ़ाया तो गया ही है। देखिए सवाल, टिक लगा लीजिए क्वेश्चन पर, 37 नंबर सवाल पर, 17 नंबर पेज पे, 17 नहीं 18 पे आ गए अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, पेज नंबर 18। कह रहे इन द स्टडी ऑफ इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इफ आर नॉट आर टी आर इनफाइनाइट। अच्छा, फार्मूला आपको पढ़ाया गया था कि K इक्वल टू 1/T नेचुरल लॉग आर नॉट माइनस आर इनफाइनाइट आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं साहब। ये वैल्यू है A नॉट और ये वैल्यू है 80। कोई दिक्कत? जब हम 50% कन्वर्जन पर चलेंगे, ये 50% पर, तो 80 इक्वल टू क्या होता है, हाफ हाफ ए नॉट होता है। 80 हमारा क्या है, आर टी माइनस आर इनफाइनाइट, ये हो जाएगा हाफ। ए नॉट क्या है, आर नॉट माइनस आर इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? 2 से यहां मल्टीप्लाई करिए, ट्वाइस ऑफ आर टी माइनस ट्वाइस ऑफ आर इनफाइनाइट इक्वल टू आर नॉट माइनस आर इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? बोले हमको आर टी टर्म में निकालना है ना, तो ट्वाइस ऑफ आर टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर इनफाइनाइट प्लस 2r इनफाइनाइट, तो आर नॉट प्लस आर इनफाइनाइट, तो आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ आर नॉट प्लस आर इनफाइनाइट। केमिस्ट्री तो खाली बस यही एक लाइन की थी, इसके नीचे तो गणित चल रहा है बेटा सब। क्लियर हुआ? स्पष्ट हुआ? अब देखिए ऑप्टिकल रोटेशन पे आपको लग रहा होगा साहब फार्मूला अब निकाल ले जाएंगे, और नॉट आर टी दिया रहेगा तो वैल्यू पुट कर ले जाएंगे, दिमाग लगा दिया, वो दूसरे तरीके से सवाल दे दिया आपको और आप तुरंत लटक गए वहीं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38वां सवाल कह रहे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन व्हिच इज करेक्ट। तो N2O5 इनिशियल कंसंट्रेशन A0 इक्वल टू 80 डॉट E का पावर KT,
करेक्ट है, ठीक है। और ये होगा अल्फा इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर माइनस, वो ए नहीं, वो अल्फा है बेटा। क्लियर हुआ? जरा पेन दो बेटा, हम भी सही कर लेते। ये पीछे इक्वेशन निकाल चुके हैं आप? हाँ, और सी वाला भी इक्वेशन करेक्ट होगा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट। 39 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलोज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इन 50 मिनट द कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.125 मोलर in one such decomposition when the concentration of H2O2 reaches 0.05 molar the rate of formation of O2 will be। चलिए कौन बच्चा लगाएगा, जल्दी से लगाइए जरा सवाल, लगाइए, हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटा? कह रहे हैं इस पे सवाल पे 39 पे टिक लगाइए, दिशाई पे सवाल आएंगे और सब फर्स्ट ऑर्डर के हैं सवाल सब, क्योंकि सब सिलेबस में आपके बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये सब सिलेबस में है। कह रहे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलोज, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन भैया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कह रहे इन 50 मिनट, कितने मिनट में भैया? 50 मिनट में। इधर देखना बेटा, पहले कितना मोलर था भाई? 0.5 मोलर। तो अगर एक हाफ लाइफ लेता तो 0.5 से घटकर कितना आता? 0.25 होता। और दूसरा हाफ लाइफ अगर लेता तो कितना आ जाता? 0.25 का आधा, 0.125। समझने की कोशिश करिए, सवाल अभी आप लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा, और अगर कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। पहली बात भाई, 0.5 से डिक्रीज होने में, 0.125 होने में, यहां से यहां तक जाने में इसको कितना मिनट लग गया? 50 मिनट लगा। 50 मिनट इक्वल टू किसके हो गया? 2 हाफ लाइफ के। तो हाफ लाइफ इसका कितना निकल के आ गया? 25 मिनट। बोली होता है K इक्वल टू क्या होता है? 0.693 अपान क्या होता है? 0.693 अपान क्या हो गया? 25 के। बोली हुआ? कोई दिक्कत किसी को? स्पष्ट हुई बातें? सवाल में क्या पूछ रहा है? कह रहे हैं व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेज 0.05 मोलर, यानी कह रहा है कि जब 80.05 मोलर हो, ठीक है, तो इस टाइम पर आपको क्या बताना है? रेट ऑफ O2 बताना है। ये तो कांस्टेंट ही होगा। क्लियर? इस टाइम पर जब तुम रेट निकालोगी O2 का, ये होगा रेट कांस्टेंट के और कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? 80। ये तो निकालोगे ना भाई, बोले। यहां पर K कितना दिया गया? 0.693 अपान 25, और 80 कितना दिया है? जरा निकाली देखिए कितना आया। H2O में और किसमें गया है? हाफ O2 में। जब इसका आप रेट निकालोगे, ठीक है, ये होगा रेट ऑफ H2O2 इक्वल टू रेट ऑफ H2O इक्वल टू 1/1/2। तो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ O2। बात स्पष्ट हुआ? ये जो आप निकाले हो, ये इसका रेट है, ये O2 का रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब रेट इक्वेशन का निकालोगे इस इक्वेशन का, तो रेट ऑफ H2O2 हुआ, रेट ऑफ H2O हुआ, 1/1/2। 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। नहीं समझ में आ रहा भाई? इसका देखिए हम फिर से लिख दे रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को इस तरीके से दिमाग में घुसा हो बात।
ये हो जाएगा डी H2O2 अपान डी टी इक्वल टू डी H2O अपान डी टी इक्वल टू 1 अपान 1/2 डी O2 अपान डी टी। तो 2 कहाँ चला जाएगा? स्पष्ट हुआ? ये रेट ऑफ H2O2 हुआ, रेट ऑफ H2O हुआ। बात स्पष्ट हुआ? क्लियर हुआ? तो जब आप यहां से ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ O2 करोगे तो किसके बराबर निकल के आएगा? रेट के। तो जब आप रेट ऑफ O2 निकालेंगे तो हाफ ऑफ द रेट के हुआ, ये हो जाएगा हाफ इंटू 0.693 अपान 25.05। अब देखिए निकालिए, आंसर आ रहा होगा। तो ये जो निकल के आया था वो रेट ऑफ O2 नहीं था, वो रिएक्शन का रेट था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इसलिए तो हम कह रहे हैं जरा गुणा करो, जरा गुणा करो, जरा गुणा करो। अब हम ये देखने वाले थे, कितने लोग कहते हैं हाँ सर जी आ रहा आंसर, और जो कहता आ रहा आंसर अभी दौड़ा लेते उसको, किस मतलब पेन चलाया ही नहीं। बात स्पष्ट हुआ? तो ये रेट निकल के रिएक्शन का आया, इसका रेट निकल करके आया बेटा, इसका रेट। और किसका रेट देखिए पूछ लिया है? ऑक्सीजन। रिएक्शन का रेट नहीं पूछा है, वो ऑक्सीजन के फॉर्मेशन का रेट पूछ लिया। तो जब आप रेट निकालोगे, रेट ऑफ H2O2, और ये हो जाएगा ट्वाइस, आपकी हाफ यहां लगाना। स्पष्ट हुई बातें? डबल टिक लगा लीजिएगा सवाल पर, ये सब जर्क देंगे। जो क्वेश्चन आप अभी पीछे छोड़े थे, कौन सा नंबर सवाल था? 15 नंबर। करिए जरा उसको, देखिए खुद ही अब आप कर ले जाएंगे। चलिए करिए, हमने कहा था ना कि आपसे जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं पीछे, अब आप खुद करिए। देखिए 2 मिनट के अंदर सवाल लग जाएगा बेटा। ये करिए क्वेश्चन भैया फट से, जल्दी से। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, फिर टेस्ट भी होना है ना आप लोगों का। आइए देखिए जरा इधर। पढ़िए सवाल 15 नंबर, देखिए क्या कह रहा है भैया 15 नंबर क्वेश्चन में। ये देखिए इधर, टूट रहा अमोनिया कि बन रहा है अमोनिया? अच्छा अमोनिया डिकम्पोजिशन हो रहा भैया। बात नहीं बिटिया, बात नहीं। प्लेटिनम की उपस्थिति में इसको हीट किया जा रहा है, ये N2 में टूटे और थ्राइस ऑफ H2O में। बात स्पष्ट हुआ? बात क्लियर हुआ? ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं रिएक्शन कैसा है? तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो जब आप इसका रेट निकालोगे, देख लें इधर पहले सवाल को सॉल्व कैसे किया जाएगा। इस चीज को ना पता होने की वजह से अभी आप 38 नंबर क्वेश्चन में आप फंस गए थे, और जानबूझ के हम आपको फंसाए थे। अभी हम आपको टाइम देंगे तो आप पक्का ही निकाल ले जाएंगे सवाल, लेकिन हम आपको टाइम दे नहीं रहे हैं। देखें, हाँ देखिए लग गया कुछ लोगों का। रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट की बराबर हो किसके? के। और अगर यहीं पर फर्स्ट ऑर्डर ये होता अगर, तो आप रेट इक्वल टू होता रेट कांस्टेंट के इंटू क्या लिखते हैं यहां पर? कंसंट्रेशन टी टाइम पर। बोलिए भाई, क्योंकि ये कह रहा फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ये जीरो ऑर्डर है, तो इसको हम भुला जाते हैं। बात स्पष्ट हुआ? अब यहां देखिए रेट की वैल्यू कितनी दिए हैं, वो रेट कांस्टेंट के कितना दिए हैं इसका? 2.5 इंटू 10 की पावर -4। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में खासियत क्या है? जो उसका रेट कांस्टेंट के होता है वही उसका रेट होता है। ऐसे खोपड़ी में बैठा लें, जो उसका रेट कांस्टेंट के होता है वही उसका रेट। अब इसके रेट इक्वेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं, जरा इधर देखना। रेट इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रेट ऑफ अमोनिया इक्वल टू रेट ऑफ N2 इक्वल टू 1/3 रेट ऑफ H2। तो रेट इक्वल टू हो गया 1/3 रेट ऑफ, तो रेट ऑफ H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? थ्राइस इंटू रेट के। तो थ्राइस इंटू क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 10 की पावर -4। तो 25 × 75, 7.5 इंटू 10 की पावर -4। देखिए आंसर आ रहा है, बोलिए। 40 नंबर सवाल पढ़िए। कह रहे टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, तो क्या हो जाएगा भैया? A/A, हाँ A/K हो जाएगा। A इज द इनिशियल
मोल। क्लियर? बस आज 40 तक सवाल हुए। कल या परसों जिन जिन का लोगों का टर्न होगा, अपने अपने टर्न पर आप आओगे। तो इसके 20 क्वेश्चन जो बचे हैं, बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं ये सब। इसको पढ़ा के तुरंत उसके बाद फिर हम चैप्टर कौन सा नया स्टार्ट कर देंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम का। फिर उसके बाद तब आयनिक पढ़ाया जाएगा। ये दोनों बड़े चैप्टर हैं जिनमें आयनिक सबसे बड़ा चैप्टर है।